हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कुछ टॉपिक्स। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है एंड कौन कौन से इसके अंडर एप्लीकेशंस आती है जो हमें डिस्कस करनी है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच होती है, डील्स विद द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, ये साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एप्लीकेशंस होती है उसके साथ डील करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। एंड ये क्या करती है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ह्यूमन बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो गिव राइज करती है, प्रोड्यूस करती है, जैसे कि मेडिसिन हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, वैक्सीन्स हो गई, एंजाइम्स, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हो गए, एंड आल्सो इन द फूड टेक्नोलॉजी एज अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। तो ये होती है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इन एप्लीकेशंस के थ्रू ह्यूमन बींग्स के लिए प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ह्यूमन बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स। ये सब क्या किए जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से। अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जैसे कि इसके अंदर माइक्रोब्स हम डिस्कस करते हैं, माइक्रोब्स की एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, जैसे कि वायरसेस हो गए, तो ये क्या है, माइक्रोब्स है। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस। वायरसेस की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या हार्मफुलनेस होती है, क्या यूजफुलनेस होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अप्रोच से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस के अंदर हमें डिस्कस करना है माइक्रोब्स एंड वैक्सीन हो गई। ठीक है, वैक्सीन की तरह यूज किए जाते हैं। इसके अंदर वैक्सीन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या होती हैं, एंड वैक्सीन का प्रोडक्शन किन किन स्टेप्स के थ्रू होता है। सेकेंड इज एज रिसर्च टूल, कैसे वायरसेस को यूज किया जाता है जीन थेरेपी के अंदर, कैंसर कंट्रोल के अंदर, बैक्टीरियोफाज थेरेपी, एंड वायरस इन पेस्ट कंट्रोल। तो ये सब हेडिंग्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट माइक्रोब्स एंड वैक्सीन्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनसे वैक्सीन्स बनाई जाती है। द वर्ड वैक्सीन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका, जिसका मीनिंग होता है काउ। ठीक है, वैका वर्ड से ये डिराइव किया हुआ है वर्ड वैक्सीन। इट इज, एंड वैक्सीन क्या होता है, एक इम्यूनाइजिंग एजेंट होता है, एक इम्यूनाइजिंग एजेंट होता है विच प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज। एक वैक्सीन है किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो वो पर्टिकुलर डिजीज वैक्सीन क्या करेगी, एक इम्यूनाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी जो कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन उस डिजीज के लिए जिसके लिए वो वैक्सीन है वो देगी इसको। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट improves इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज, या फिर वैक्सीन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि इम्यूनिटी को, एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यूनिटी को इंप्रूव करके रखती है। ठीक है, तो ये वैक्सीन होती है। वैक्सीन क्या है, इम्यूनाइजिंग एजेंट है जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एक गिवन डिजीज के लिए। इसके अलावा ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि इम्यूनिटी, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, एनहांस करती है। अब ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं बोल सकते हम, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, ये नेचुरल भी हो सकती है, ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हो सकती है। नेचुरल कौन सी होगी, नेचुरल में क्या हुआ, जैसे कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई डिजीज हुई, तो उसमें क्या होगा, नेचुरली हमारी बॉडी क्या करती है, उसको, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, एंड वो क्या हो जाता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है।
ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मलेरिया पेंडेमिक रीजन है कोई, उसके अंदर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जाता है एंड वहां पे वो रहता है, तो उसको मलेरिया कोज होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। तो वो ह्यूमन बीइंग वहां पे वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग वहां पे उस डिजीज कोज होने के बाद अगर सरवाइव करता है, उसका इम्यून सिस्टम उसको सरवाइव करने देता है, या फिर उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो वहां पे सरवाइव कर जाता है, तो वो क्या होता है, उसकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है। और एक इम्यूनिटी होती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो आर्टिफिशियली एक्वायर करवाई जाती है, वैक्सीन के थ्रू एक्वायर करवाई जाती है। तो नेचुरल इम्यूनिटी हैपेंस आफ्टर यू गेट infected by a germ and your immune system respond by making antibodies to it। कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा। ये जो कोई भी इन्फेक्शन आएगा बाहर से, उसको बोला जाता है एंटीजन, एनी फॉरेन पार्टिकल जो कि डिजीज कोज कर सकता है, वो एंटीजन होता है। एंड इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एक नेचुरली इन्फेक्शन हुआ, फिर नेचुरली उसका एक तरह से क्योर हो गया, फिर वो पर्टिकुलर पर्सन उस डिजीज के लिए सरवाइव कर गया, तो वो उसकी नेचुरल इम्यूनिटी थी। ठीक है, तो ये कब होती है, जब कोई हमें इन्फेक्शन होता है, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है एंड एंटीबॉडीज बनाता है, तो वो होती है नेचुरल इम्यूनिटी। सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये आर्टिफिशियली एक्वायर्ड की जाती है। इट इज मच सेफर वे टू बिकम इम्यून टू अ पर्टिकुलर डिजीज। एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यूनाइज बनने के लिए, उसके लिए इम्यून बनने के लिए ये एक सेफर वे होता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड ये बेसिकली वैक्सीन के थ्रू किया जाता है। वैक्सीन कैन प्रिवेंट अ डिजीज फ्रॉम अकरिंग एट द फर्स्ट प्लेस। ये क्या कर सकती है, पहले तो जो फर्स्ट प्लेस, ये जो भी डिजीज होगी उसको होने से रोक सकती है। ऑल्सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स ट्रांसमिशन। अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो ये क्या करके रखती है, उसको, उसका जो रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस का, उस ट्रांसमिशन का, उसको ये डिक्रीज कर देती है। When a vaccine is injected into our body, अब कोई भी वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, वैक्सीन की फॉर्म में, या तो उस पर्टिकुलर जो भी डिजीज है उसका माइक्रोब है, उसका जो है, या फिर वायरस है, बैक्टीरिया है, उस वायरस का क्या किया जाता है, या तो उसका प्रोटीन लिया जाता है, या फिर वो वायरस जो है वीकेंड, बिल्कुल वीकेंड फॉर्म में या फिर एटीन्यूएटेड फॉर्म में लिया जाता है। So when a vaccine is injected into our body, it will trigger an immune system, immune response in the same way as our body would respond after an exposure to the virus. अब कोई भी वैक्सीन जो है वो प्रोटीन हो सकती है उसका, यानी उस वायरस का, या तो वो वायरस ही हो सकता है, लेकिन वो वीकेंड फॉर्म में होगा, वो एटीन्यूएटेड फॉर्म में होगा, बहुत वीक होगा वो। तो इस केस में क्या होगा, ये इंजेक्ट करवाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब इंजेक्ट करवाने के बाद हमारी बॉडी उसी वे में, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पोंड करता है जैसे एक्चुअली रिस्पोंड करता है जब किसी वायरस का एक्सपोजर होता है, बट विदाउट द पर्सन सफरिंग सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सिम्टम्स जो होते हैं डिजीज के, वो कोज नहीं होंगे। तो वैक्सीन क्या है, इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी, इट विल ट्रिगर एन इम्यून सिस्टम इन द सेम वे एज आवर बॉडी वुड रिस्पोंड आफ्टर एन एक्सपोजर टू द वायरस, बट विदाउट पर्सन सफरिंग सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इसके अंदर ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो वायरस या फिर प्रोटीन जो है वो एक्टिव होगा हमारी बॉडी के अंदर, तब तक एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी बना चुकी होती है। Our body's immune system will detect and recognize the pieces of virus or killed or weakened virus, also called antigen, in the vaccine as a foreign invader. And it will start an immune response by producing proteins called antibodies। ठीक है, अब ये कोई भी यहाँ पे जो है बाहर से फॉरेन पार्टिकल, या तो वो किल्ड हो सकता है, वीकेंड वायरस हो सकता है जिसको एंटीजन बोलते हैं, वो जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वैक्सीन के अंदर, और वो वैक्सीन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती है।
तो बॉडी क्या करेगी, उसके लिए इम्यून रिस्पोंड करना स्टार्ट करेगी, वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगी एंड इन प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज बोला जाता है। The antibody proteins produced in our body during an immune response will then identify and neutralize these foreign viruses or viral proteins। अब जो भी वायरल प्रोटीन या फिर वायरसेस बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए थे, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर देता है एंड न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफेक्ट को। ठीक है, उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। पहले आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, देन उनको न्यूट्रलाइज करेगा इन फॉरेन वायरसेस एंड वायरल प्रोटीन्स को। इफ आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेम वायरस इन फ्यूचर, एंड अगर हमारी बॉडी उस वायरस के अगेन उस वायरस से दोबारा से फेस करती है, और इम्यून सिस्टम वुड रिस्पॉन्ड फास्ट इनफ टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होती है इम्यून सिस्टम के अंदर, वो याद करके रखती है कि ये वायरस जो है पहले आ चुका है, इस टाइप का प्रोटीन पहले आ चुका है, तो इसके लिए जल्दी जल्दी वो एंटीबॉडीज बना देती है। तो एक बार अगर वैक्सीन दे दी जाती है, तो दोबारा से अगर सेम वायरस का अटैक होता है या फिर इन्फेक्शन होता है, तो जल्दी जल्दी बॉडी उससे ओवरकम कर लेती है। The immune system recognizes the virus and make enough antibodies। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वायरस को या फिर वायरल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा एंड उसके अगेंस्ट इतनी एंटीबॉडीज बना लेता है कि वो वायरस से फास्टर फाइट कर सके, लीडिंग टू अ मच मोर रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स। एंड वो क्या कर सके, एक बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स दे सके, जैसा कि पहले टाइम में नहीं हुआ था जब वैक्सीन लगी थी या फिर पहली बार में नेचुरल एंटीबॉडीज बनी थी। तो अब जब सेकंड उसका अटैक होता है, इन्फेक्शन होता है या फिर री इन्फेक्शन होता है वायरस का, तो ये जल्दी क्या कर लेती है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बना लेती है ताकि उस वायरस से बहुत ज्यादा फास्टर ये क्या कर सके, फाइट कर सके। इसके बाद वैक्सीन के टाइप्स की अगर बात करें, दो टाइप की वैक्सीन होती है। एक होती है नॉन एजुवेंटेड वैक्सीन, एक होती है एजुवेंट वैक्सीन। ठीक है, अब ये नॉन एजुवेंट एंड एजुवेंट वैक्सीन क्या होती है। नॉन एजुवेंटेड वैक्सीन होती है, द वैक्सीन हैज ओनली एंटीजन एज इट्स मेन कंपोनेंट। अब जो वैक्सीन दी जा रही है, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो एज इट इज क्या है, इस वैक्सीन के अंदर है। मेन कंपोनेंट एज इट इज, सिर्फ इसके अंदर मेन कंपोनेंट है, ओनली मेन कंपोनेंट। ठीक है, नॉन एजुवेंट के अंदर ओनली मेन कंपोनेंट है वैक्सीन का। एंड नॉन एजुवेंट के अंदर क्या है, सिर्फ ओनली एंटीजन है। द वैक्सीन हैज ओनली एंटीजन एज इट्स मेन कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, मेन कंपोनेंट की तरह ये एंटीजन है इस वैक्सीन के अंदर, क्योंकि जब एंटीजन जाएंगे तभी तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। और और जो सेकंड है एडजुवेंटेड वैक्सीन, एडजुवेंट वैक्सीन क्या होती है, यहाँ पे द वैक्सीन हैज टू मेन कंपोनेंट। इस वैक्सीन के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं। लाइक ये इसके अंदर वैक्सीन है, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट लाइक यहाँ पे क्या हो गई, वैक्सीन ही हो गई। एंड सेकंड कंपोनेंट जो होता है, ये सेकंड कंपोनेंट होता है एडजुवेंट। इसके अलावा भी और कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं एक वैक्सीन के अंदर। एक होता है यहाँ पे एंटीजन। ठीक है, एक एंटीजन होगा ये वैक्सीन की फॉर्म में, तो ये एंटीजन जो है, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे एक एंटीजन होगा। और ये एंटीजन है, ये वायरस हो सकता है, फिर वीकेंड और किल्ड वायरस हो सकता है। एंड एन एडजुवेंट, एंड एक यहाँ पे एडजुवेंट होता है। ठीक है, एक एडजुवेंट होगा। एडजुवेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है दैट इज एडेड टू अ वैक्सीन टू हेल्प इन इनहांसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन जो है, वैक्सीन का इम्यून रिस्पॉन्स जो है इनहांस हो जाए, बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पे एक और कंपोनेंट एडजुवेंट मिलाया जाता है। ठीक है, नॉन एडजुवेंट के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं मिलाया जाता है, लेकिन एडजुवेंट वैक्सीन जो होती है इनके अंदर एक तो यहाँ पे एंटीजन होता है, एक एडजुवेंट होता है। एडजुवेंट क्या करता है, ये मिलाया जाता है वैक्सीन के अंदर ताकि इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है इस वैक्सीन का वो इनहांस हो जाए, ताकि एक बेटर वे में काम कर सके। तो ये होती है नॉन एडजुवेंट वैक्सीन एंड एडजुवेंट वैक्सीन। अभी जो एडजुवेंट वैक्सीन है, द की एडवांटेज ऑफ एडिंग एन एडजुवेंट इज दैट इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एंटीजन रिक्वायर्ड इन द वैक्सीन टू क्रिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स।
ये क्या कर देती है, जो एंटीजन की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वैक्सीन को क्रिएट करने के लिए, यानी उस इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के लिए, वो क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इसमें क्या होगा, जब ये दी जाती है किसी भी पर्सन के अंदर, तो वो इनफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेगा, बेशक वो कम अमाउंट के अंदर दी गई है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी की एडवांटेज है। इसके बाद थर्ड है वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, एंड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, सेवरल, इसके अंदर कई सारे साल लग जाते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है इसका वैक्सीन के प्रोडक्शन का। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन की, तो वो जल्दी जल्दी बनाई गई है क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। तो वैक्सीन प्रोडक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, जनरेशन ऑफ द एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोब। जो माइक्रोब डिजीज कोज कर रहा है, उससे उससे एंटीजन को उससे एंटीजन को जनरेट करना है। सेकंड, उन एंटीजेंस को अलग करना है, आइसोलेट करना है, उस माइक्रोब से सेपरेट करना है। थर्ड, एडिशन ऑफ एडजुवेंट ऑफ स्टेबलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। अब उसको कुछ टाइम तक रखना भी होता है, प्रिजर्व भी करना होता है, या फिर उसको स्टेबल भी बनाने के लिए, या फिर एडजुवेंट उसके इम्यून रिस्पॉन्स को एनहांस करने के लिए। तो उसके अंदर नंबर थर्ड ये सब चीजें मिलाई जाती है। तो ये 3 बेसिक स्टेप होते हैं एक वैक्सीन के प्रोडक्शन के अंदर। जनरेशन ऑफ एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोब। ठीक है, कोई भी माइक्रोब है, लाइक ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल से ये एंटीबॉडीज है, ये एंटीजन है और इनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी है। तो ये एंटीजन्स को सबसे पहले क्या करवाना है, इनकी जनरेशन करवानी है, इनको पैदा करवाना है। The virus or microbe is grow either in primary cells such as chicken egg सेल लाइंस और कल्चर्ड ह्यूमन सेल। ये लेबोरेटरी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे या तो चिकन एग लिया जाता है, या तो सेल लाइंस ली जाती है, या तो यहाँ पे कल्चर्ड ह्यूमन सेल्स ली जाती है। For producing vaccine for a bacterial disease, the concerned bacteria may be grown in the bioreactor। अब जिस भी बैक्टीरिया के लिए हमें वैक्सीन बनानी है, उसके लिए हमें एंटीजन चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है बायो रिएक्टर्स के अंदर। ऐसा टाइप का बायो रिएक्टर होता है जिसके अंदर इनको कल्चर करवाया जाता है। The antigen may be a part of microorganism or it may be also a toxin from the organism। अब ये जो एंटीजन यहाँ पे होगा, या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट हो सकता है, और मे बी ये एक टॉक्सिन हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, वो भी क्या करेगा, एक एंटीजन की तरह ही काम करेगा। प्रोटीन्स और पार्ट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड इन यीस्ट, बैक्टीरिया और सेल कल्चर। एंड जो भी प्रोटीन्स एंड पार्ट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो जनरेट किए जाते हैं यीस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, या फिर सेल कल्चर के अंदर। सेकेंड स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ द एंटीजेंस। इन एंटीजेंस को जनरेट तो करवा लिया है, अब जनरेट करवाने के बाद इनको आइसोलेट करना होता है। The antigens are isolated from the cells used to generate it। यानी जिन सेल्स के अंदर इनको जनरेट करवाया है, उनसे उनको यूज किया जनरेट करवाने के लिए, उनमें से अब इनको क्या करना है, आइसोलेट करना है। Weakened or attenuated viruses do not require further purification। उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स नीड मैनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड कोलम क्रोमेटोग्राफी। ये टाइप की टेक्निक होती है जिनसे अलग अलग टाइप के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है सेपरेट किए जाते हैं। फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग प्यूरिफिकेशन बिफोर दे रेडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, पहले इनको प्यूरिफाई करवाया जाता है ताकि इनके साथ कोई और इन्फेक्शन ना आए या फिर कंटामिनेशन ना आए। थर्ड स्टेप है इनके अंदर एडजुवेंट एंड स्टेबलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना। ठीक है, जैसे कि एंटीजन यहाँ पे लिया था हमने, एडजुवेंट इसके अंदर डाल देंगे, प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर्स, बफर्स, एंटीबायोटिक इसके अंदर ऐड की जाती है। Once the antigen is developed, the vaccine is formulated by adding adjuvant, stabilizer and preservatives। ठीक है, इनके अंदर सारी चीजें मिला दी जाती है। अब एडजुवेंट का हमें पता है, एडजुवेंट क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को इनहांस करता है। स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टोरेज लाइफ को इंक्रीज कर देता है। एंड प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, मल्टी डोज वायल्स जो होती है, ये एक वायल है,
जो छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट, या फिर जिनके अंदर वैक्सीन होती है, या फिर बहुत सारी उनके अंदर मेडिसिन भी होती है, तो ऐसे टाइप के इक्विपमेंट को वायल्स बोला जाता है। ठीक है, तो मल्टी डोज वायल्स जो होती है कि एक बार इसे दे दी है, नेक्स्ट टाइम तक इसको प्रिजर्व करके रखना है, तो इसको प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो प्रिजर्व करके रखते हैं। Viral vaccines are now available for several viral diseases जैसे कि पोलियो, मिसिल्स, हेपेटाइटिस ए, सी, इन्फ्लुएंजा, जर्मन मिसिल्स, मम्स, रैबीज या फिर कोविड, इन सब के लिए क्या है, वायरल वैक्सीन जो है वो अब अवेलेबल। तो ये 3 स्टेप के अंदर किसी भी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद इनको टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। टेस्टिंग के लिए भी पहले इनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे टेस्ट किया जाता है, देन इनको ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो ये इनका स्टेप होता है प्रोडक्शन का। इसके बाद सेकंड जो आता है, वायरसेस एज अ रिसर्च टूल। ठीक है, वायरसेस एज अ रिसर्च टूल कैसे यूज किए जाते हैं, जैसे कि जीन थेरेपी, कैंसर कंट्रोल, बैक्टीरियोफाज थेरेपी एंड वायरसेस इन पेस्ट कंट्रोल। ये जो है एक हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये 3 और सब टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जीन थेरेपी के अंदर अगर हम वायरसेस की बात करें, वायरसेस जो है वाइडली यूज किए जाते हैं जीन ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो जीन ट्रांसफर करवाया जाता है, उसके अंदर वायरसेस जो है वो बहुत वाइडली यूज होते हैं। In human beings, the method has not become attempted to induce modification in the germinal cell due to technical and ethical reasons. बहुत सारे टेक्निकल एंड एथिकल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जर्मिनल सेल्स के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको जो डिजायर्ड ट्रेड चाहिए होती है या फिर डिजायर्ड करेक्टर होता है, जो उसको क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ उसी करेक्टर को चूज करके एंड ह्यूमन रेस के अंदर इम्बेलेंस पोज कर सकते हैं। तो इसलिए एक एथिकल इशू है जिसकी वजह से इसको जर्मिनल सेल्स के अंदर यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर इनको यूज किया जाता है। जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ सोमेटिक सेल्स, ठीक है, उसके अंदर चेंज करना, मैनिपुलेट करना सोमेटिक सेल्स का किसी भी इंडिविजुअल का, इज बीइंग अटेम्प्टेड फॉर लास्ट सेवरल इयर्स यूजिंग वायरसेस और वेक्टर्स। इसके लिए वायरसेस एंड वेक्टर्स का बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। टेक्निकल टर्म्स को, मैनिपुलेशन को ही जीन थेरेपी बोला जाता है। ठीक है, इस मैनिपुलेशन को ही जीन थेरेपी बोला जाता है। एंड जो ऑब्जेक्टिव होता है इस जीन थेरेपी का, इज टू इंट्रोड्यूस अ फंक्शनल जीन इनटू अ सेल ऑफ अ ह्यूमन पेशेंट टू एक्सप्रेस द डिजायर्ड फंक्शन और टू करेक्ट द डिफेक्टिव और नॉन ऑपरेशनल जीन विदाउट विद इन दीज सेल। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, जीन थेरेपी के थ्रू जो फंक्शनल जीन है सेल का किसी भी पेशेंट के अंदर, वो कैसे, कौन सा डिजायर्ड फंक्शन एक्सप्रेस करवा सकता है, या फिर उसके अंदर कोई डिफेक्ट या फिर नॉन ऑपरेशनल जीन ना हो, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। Original idea behind the gene theory was the treatment of individuals with an inherited genetic disorders, and इसका यूज जो है वो जेनेटिक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए सबसे पहले यूज किया गया था, बट एप्लीकेशंस इन दिस हैव बीन लिमिटेड। इसके अंदर भी लिमिटेड एप्लीकेशंस होती है। Most of the clinical trials have been made of treat cancer, and mostly जो ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कॉमन प्री रिक्वेस्टाइज फॉर जीन थेरेपी आर, ठीक है, कॉमन कुछ यहाँ पे जीन थेरेपी करने से पहले कुछ उसके प्रायर कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। इनके अंदर सबसे फर्स्ट है यहाँ पे, देयर मस्ट बी वन और वेरी फ्यू जीन्स रिक्वायरिंग करेक्शन फॉर अ डिजीज कंट्रोल, कि वो जो डिजीज है, इनहेरिटेड डिजीज है, या तो उस वो डिजीज को क्योर करने के लिए लाइक कोई एक जीन या फिर 2 जीन ही रिस्पॉन्सिबल हो, वन और वेरी फ्यू जीन ही उसके लिए रिक्वायर हो। ठीक है, उसकी करेक्शन के लिए, उस डिजीज कंट्रोल की करेक्शन के लिए, क्योंकि अगर जीन के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, एक गलत एक्सप्रेशन देके, एक अलग टाइप का एक्सप्रेशन देके और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जिस डिजीज के लिए इसको यूज करना है उसके अंदर वन और वेरी फ्यू जीन ही रिक्वायर्ड होते हैं करेक्शन के लिए, कि उन जीन्स को अगर करेक्ट कर दिया तो एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मल आएगा और वो जो डिजीज है पर्टिकुलर वो क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी।
इट इज इसेंशियल टू आइडेंटिफाई अ स्टेबल थेरेपेटिक जीन, एंड एक स्टेबल थेरेपेटिक जीन भी, ठीक है, जिसको जो है जिसकी थेरेपी देनी है, एक स्टेबल थेरेपेटिक जीन भी एक इसेंशियल होता है आइडेंटिफाई करने के। एंड देयर मस्ट बी सम मेथड टू डिलीवर द जीन टू द टारगेट सेल, एंड एक स्पेसिफिक एक कुछ मेथड होने चाहिए कि इस मेथड के थ्रू इस जीन की टारगेटिंग की जाएगी, ठीक है, इस जीन को डिलीवर किया जाएगा टारगेट सेल। तो ये कुछ प्रायर इसके अंदर स्टेप्स होते हैं जीन थेरेपी करने से पहले। वायरसेस आर वेरी गुड वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको कैरियर्स भी बोलते हैं, जो कि कैरी करके लेके जाते हैं, वेक्टर्स भी कैरी करके लेके जाते हैं। कोई भी पैथोजन है, कोई भी डिजीज का इन्फेक्शन है, उसको ये क्या करके लेके जाते हैं, ये कैरी करके लेके जाते हैं, और बहुत सेफली कैरी करके लेके जाते हैं। ऐसे ही वायरसेस क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे वेक्टर्स होते हैं फॉर गेटिंग द फॉरेन जीन इनटू डिजायर्ड सेल, एंड इनके थ्रू हम एक डिजायर्ड जीन ले सकते हैं, एक फॉरेन जीन ले सकते हैं, एंड उसको डिजायर्ड सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। They have the ability to protect the foreign gene while transporting it in the required area of the body. इनको जिन रिक्वायर्ड एरिया के ऊपर जाना है, तो इनके पास एक एबिलिटी होती है कि जो भी फॉरेन जीन है इनके पास, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये एक डिजीज कोजिंग जो है एजेंट है, जीन है, वायरस है, जिसको इनको क्या करना है, वायरस ही कर रहे हैं ये, यानी इनको क्या करना है, इनको उस तक लेके जाना है। तो वायरसेस भी अच्छे वेक्टर्स की तरह काम करते हैं। एडिनो वायरसेस, रेट्रोवायरस, वैक्सीनिया वायरस, पॉक्स वायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस, ये सारे वायरसेस जो है ये मोस्ट कॉमन यूज किए जाते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। अ गुड वायरस वेक्टर इज नॉन पैथोजेनिक, और एक गुड वायरस वेक्टर नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। अब अगर एक तो वो वायरस को लेके जा रहा है, या फिर एक तो वो डिजीज इन्फेक्शन को लेके जा रहा है, साथ में वो पैथोजेनिक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें उसके अंदर उसका जो एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, या फिर वो भी डिजीज कोज कर देगा, एंड जिसको लेके जा रहा है वो उसका भी अपना एक एक्सप्रेशन होगा। तो ये जो वेक्टर है, ये वायरस वेक्टर है, गुड कब हो सकता है, जब ये नॉन पैथोजेनिक हो, integrate into the host genome efficiently and has a wide choice of insertion site, and इसके पास insertion sites के लिए चॉइस होनी चाहिए कि जीन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऐसे इंसर्शन साइट होगी कि इसके ऊपर इसको इंसर्ट करना है, वहां पे कट लगा के इसको इंसर्ट करना है। तो ये नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, एंड ये जब इंसर्ट करेगा, लाइक ये पार्ट इसने इंसर्ट कर दिया इतना, तो ये इंटीग्रेट कर जाए इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये इंटीग्रेट कर जाए। इसके बाद कैंसर कंट्रोल के अंदर कैसे यूज किए जाते हैं वायरसेस। सम वायरसेस आर इनेटली एबल टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, वो क्या कर सकते हैं, इनेटली उन सेल्स को जो कैंसरस हैं उनको टारगेट किया जाता है, इसके थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि सेवरल आरएनए वायरसेस हैव इनेट एंटी कैंसर एक्टिविटी, बहुत सारे आरएनए वायरसेस के पास इनेट एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है। दे प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ साइटोटॉक्सी इन द कैंसरस सेल, ये कैंसरस सेल्स के लिए टारगेट किए जाएंगे। जाने के बाद टारगेट के पास, कैंसर सेल के पास जाने के बाद ये साइटोटॉक्सिसिटी कोज कर देंगे। साइटोटॉक्सिसिटी मीन्स, साइटो का मीन्स सेल, टॉक्सिसिटी का मीनिंग टॉक्सिक, या फिर इसको पॉइजन बोल सकते हैं। तो वो सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर वो किल हो जाएगी। सम प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरेप्टिक वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एसोसिएटेड विद द सर्वाइकल कैंसर, एंड फॉर हेपेटाइटिस बी वायरसेस, जो कि हेपेटोसेलुलर सार्सिनोमा के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके लिए भी टाइप के कैंसर होते हैं, तो इनके लिए भी वैक्सीन जो है वो क्या की जाती है, अब अवेलेबल है। A range of viruses that have been used to targeting killing of cancerous cells, ठीक है, बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि टारगेटेड किलिंग ऑफ कैंसरस सेल्स के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि उन कैंसरस सेल्स की टारगेटिंग किलिंग की जाती है। एंड ये जो वायरसेस इस थेरेपी के अंदर यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको वायरोथेरेपी बोला जाता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वायरस इन्फेक्शन ऑफ कैंसरस सेल्स, ठीक है, कैंसरस सेल्स का वायरल इन्फेक्शन ये बोथ इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस कर देता है, इसलिए
वायरल इन्फेक्शन, इस टाइप के वायरल इन्फेक्शन कैंसरस पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वायरस में बी यूज्ड इन द वायरस डायरेक्टेड एंजाइम प्रोड्यूसिंग थेरेपी। अब ये जो है वायरस डायरेक्टेड एंजाइम होता है कि वो एंजाइम डायरेक्ट किया जाएगा एंड ये थेरेपी यूज की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इस थेरेपी के अंदर वायरस जो है यूज टू इंसर्ट एन एंजाइम इनटू द टारगेट सेल। एक टारगेट सेल ली, उस टारगेट सेल के अंदर एक एंजाइम जो है वो क्या करवाया गया, इंसर्ट करवाया गया, ठीक है, उसके अंदर वो एंजाइम इंसर्ट करवाया गया एंड ये एंजाइम क्या करेगा, दैट एक्टिवेट एन इनएक्टिव प्रिकर्सर। कोई भी इनएक्टिव प्रिकर्सर होगा उसको ये एक्टिवेट कर देगा ऑफ अ साइटोटॉक्सिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ पेशेंट, जो कि पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाई गई, ठीक है, उसको दी गई है, तो ये उसको एक्टिवेट कर देगा। Thus, active cytotoxic form of the drug is only produced where the relevant enzyme is present। तो जहां पे भी एंजाइम होगा वहां पे ये एंजाइम क्या कर देगा, उस इनएक्टिव प्रिकर्सर को एक्टिव कर देगा एंड वहां पे ये क्या हो जाएगी, ये जो है वो ड्रग जो है वो क्या करेगी, अपना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। वायरसेस इन द पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल के अंदर वायरसेस का यूज किया जाता है। पेस्ट क्या करते हैं, जो कि बहुत सारी डिजीज भी कोज करते हैं या फिर जो क्रॉप्स होती हैं उनको खराब कर देती हैं। तो यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल डैमेजिंग पेस्ट, पेस्ट के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और बायो कंट्रोल इसको बोला जाता है, ठीक है। यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है टू कंट्रोल द डैमेजिंग पेस्ट इज नोन एज बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और बायो कंट्रोल। A large variety of organisms are being used to control some important disease of the plants, ठीक है, कुछ important disease होती है plants के अंदर एंड उनके लिए large number of organism जो है वो use किए जाते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट आर प्रेफर्ड ओवर केमिकल एजेंट्स, ठीक है, केमिकल एजेंट्स जो है बायोमैग्निफिकेशन कर देते हैं या फिर जो उसकी फूड वैल्यू है वो डिक्रीज कर देते हैं। तो इस केस में जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं ओवर केमिकल एजेंट्स के, एज देयर इफेक्ट्स आर लॉन्गर लास्टिंग एंड आर इनहेरेंटली लेस टॉक्सिक देन द कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का यानी केमिकल्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट ज्यादा होता है एंड इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो कम होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। However, they account for only a small fragment, or approximately 2% of the total agricultural pesticide यूज का ये यूज किया जाता है। It is because of high specificity and slow effect of the biological agents। लॉन्ग लास्टिंग रहेगा लेकिन ये कैसा होता है, बिल्कुल स्लो चलता है, नेचुरल है, ये एक तरह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। तो ये हाई स्पेसिफिसिटी शो करता है एंड ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। These agents show less stability एंड ये लेस स्टेबिलिटी एक एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए शो करते हैं। Moreover, large pesticide companies also do not support their use, ठीक है, इनके सपोर्ट को यूज नहीं करती है। Amongst all the microbiological control agents used in agriculture, viral agent then 10% account for less। इसके अंदर एक यूज किया जाता है बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस जो है लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस देन इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायरसेस होता है देन इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स से, दे क्वाइट स्पेसिफिक टू द स्पीसीज दैट दे इन्फेक्ट एंड ये क्वाइट स्पेसिफिक होते हैं कि इनको यही एक ही स्पेसिफिक स्पीसीज इन्फेक्ट करनी है और किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। Baculovirus have thick protein shells around the nucleocapsid that contain viral genome and इनके बाहर जो होती है एक थिक प्रोटीन शेल होती है जो क्या करती है, न्यूक्लियोकैप्सिड होती है जो कि वायरल जीनोम कंटेन करती है। Therefore, these viruses show high level of environmental stability and ये वायरसेस के पास ये थिक प्रोटीन शेल होने की वजह से ये क्या करती है, ये हाई एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी शो करती है। When insect infect the crop,
अब कोई भी इंसेक्ट क्या करता है, क्रॉप को इन्फेक्ट करेगा। बैक्लोवायरसेस आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वे, एंड जो इंसेक्ट लार्वे होंगे उनके थ्रू ये बैक्लोवायरसेस जो है वो क्या कर लिए जाएंगे, ईट कर लिए जाएंगे। They can infect cells of the gut, and from there the virus can spread through the body of the insect. पहले ये गट को जो है अफेक्ट करेंगे उस लार्वे की, उसके बाद ये थ्रू आउट द बॉडी जो है उस इंसेक्ट की, उस लार्वा की, या फिर जो भी इंसेक्ट लार्वा है उसको ये क्या कर देंगे, उसके अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। एंड इवेंचुअली इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, और ये जो इंसेक्ट है इसकी डेथ हो जाएगी। एंड अ लार्ज generation of a new viruses is released from the liquefied remains of the killed larva, and जो भी killed larva था उसके अंदर ये वायरस, ये बैक्लो वायरस क्या करेगा, अपनी जनरेशन को भी तो बढ़ाएगा, तो ये बहुत ज्यादा अपने नए वायरसेस जो है उनको जनरेट कर देगा। Viruses have been found to control effectively the larvae of butterflies, moths, rhinoceros, beetles. इन सब के लिए भी क्या किए जाते हैं, ये वायरसेस यूज किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वायरसेस की वो डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया की क्या यूजफुलनेस होती है एंड क्या उसकी हार्मफुलनेस होती है, जो माइक्रोबायोलॉजी है उस अप्रोच से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।